सच में दोस्तों, ये किसने लिखा है मैं नहीं जानता, लेकिन क्या खूब लिखा है। दो लाइन आप भी सुनिएगा। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपने एक अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। आज उत्तराखंड एलटी के लिए शिक्षण अभिरुचि का एक मॉक टेस्ट है। तो इस मॉक टेस्ट को हम लोग देखते हैं। बहुत बेहतरीन ये मॉक टेस्ट है। आप लोगों को ये बिल्कुल एग्जाम की फीलिंग ज़रूर आज आप लोगों को आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि आप जानते हैं कि एलटी में 30 क्वेश्चन जो हैं, जो अभी तक जो पैटर्न है वो 30 टीचिंग एप्टीट्यूड के पूछे जाते हैं 100 में से। पहला क्वेश्चन, एक बच्चा जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, ये उदाहरण किसका है? क्षैतिज अधिगम अंतरण का है, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का है, या फिर द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का है, या फिर कोई भी अंतरण नहीं है इसमें। तो दोस्तों, साइकिल चलाना जानता है यानी कि पूर्व में सीखे हुए ज्ञान को अगर नवीन लेकिन नए सीखने पर या उस जो है उसके ऊपर लेवल पर आप अगर उसका प्रयोग कर रहे हैं, सीखने में उपयोग कर रहे हैं उसको, तो वो होता है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। ठीक, क्योंकि आप जानते हैं जब अधिगम अंतरण होता है, एक होता है धनात्मक अंतरण, एक होता है ऋणात्मक, और एक होता है शून्य अधिगम अंतरण, और एक द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण भी होता है। तो धनात्मक का ये उदाहरण है, लेकिन धनात्मक में के अंदर एक आता है आपका क्षैतिज अंतरण और एक आता है ऊर्ध्व। तो अगर पूर्व सीखे हुए ज्ञान या कार्य को अगर हम उसके ऊपर लेवल पर प्रयोग कर रहे होते हैं तो फिर वो ऊर्ध्व अधिगम अंतरण होता है। और क्षैतिज होता है जब एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में मदद होता है ना। जैसे इतिहास का ज्ञान अगर भूगोल के लिए मदद दे रहा है तो वहाँ पर उसको हम क्षैतिज अंतरण कहते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? ए है व्यक्तित्व, बी है बुद्धि, सी है अधिगम, डी है नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 2, मिरर ड्राइंग परीक्षण, तो ये है दोस्तों, इसको ध्यान रख लेना, ये है अधिगम। ठीक, अधिगम मापन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है। तर्क क्या है कि आप यह मेरे लिए करें और मैं यह आपके लिए करूँगा। तो ये बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो एक बार हम कोहलबर्ग को बहुत अच्छे से ही देखेंगे। एक क्लास कोहलबर्ग पर ज़रूर हम लोगों की आएगी 1 या 2 दिन में। तो इसको हम बहुत अच्छे से वहाँ पर ज़रूर समझेंगे कोहलबर्ग को। ठीक, तो ये देखो, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। तो ये है सामाजिक अनुबंधन अभिमुखीकरण। ठीक, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, शिवानी हर समय अपनी सज्जा पेटिका को लिए कांच के सामने खड़ी रहती है, उसका कौन सी अवस्था में होने की भावना है? हमेशा अपनी साज सज्जा को लेकर के काम कर रही होती है ना, अपने को देखती है, अपने को और सुंदर बनाने के लिए लगी रहती है। तो ये है उत्तर किशोरावस्था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, ये किसका उदाहरण है? एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, तो ये है जेंडर पक्षपात। ठीक, लैंगिक पक्षपात, जेंडर पक्षपात का ये कारण है, ये उदाहरण है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, ये कथन किसका है? सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। तो ये कथन है हरलॉक का। ठीक, ये क्योंकि ये कथनों से 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इनको ध्यान देना है।
ठीक, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, हल्लॉक का कथन है। क्वेश्चन नंबर 7, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। ये कथन किसका है? पील का है, जीन पियाजे का है, वैलेंटाइन का है या फिर किलपैट्रिक का है? वैलेंटाइन ये आदर्श काल मानते हैं, है ना, इन्होंने कहा है, शैशवावस्था को कहा है, वो शैशवावस्था को आदर्श काल कहा है। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। ये कहा है जीन पियाजे ने, बी। ठीक, ध्यान रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, अभिप्रेरणा का द्विघटक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? अभिप्रेरणा का द्विघटक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? आपने सुना होगा उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत, है ना, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत, अभिप्रेरणा सिद्धांत, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत, जिसके मैक्लीलैंड हैं, है ना, मैक्लीलैंड हैं जिस सिद्धांत के प्रतिपादक, मैक्लीलैंड, इसको नोट कर लेना, हो सकता है पूछ लिया जाए। लेकिन यहाँ पूछा है अभिप्रेरणा का द्विघटक सिद्धांत, तो ये द्विघटक सिद्धांत प्रतिपादित किया है हर्ट्ज़बर्ग ने, फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग। ठीक है, द्विघटक में इन्होंने एक घटक को बोला था आरोग्य घटक, और दूसरे को बोला था इन्होंने ये क्या कहते हैं, कार्य, है ना, कार्य या फिर अभिप्रेरक घटक बोला था। ठीक है, आरोग्य और अभिप्रेरक घटक, ये दो इन्होंने बोले थे द्विघटक में। क्वेश्चन नंबर 9, एक विद्यार्थी कक्षा में जब अध्यापक के आने का समय था, ठीक उसी समय चपरासी के आने पर भी सम्मान में खड़ा हो जाता है। तो ये भाई ये बॉन्ड है, अनुबंधन है ना, और ये अनुबंधन है क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। ठीक, सी, इसमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है ना, ये हम पढ़े हुए हैं अधिगम सिद्धांतों को। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया? ये निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये आप जानते हो कि 86वां संशोधन के तहत अनुच्छेद 21A को जोड़ के RT को मूल अधिकार बनाया गया था, ये आप जानते ही हैं, है ना। और इसमें कुल कितनी धाराएं हैं? कुल 38 धाराएं हैं और इसमें 7 अध्याय हैं, है ना। कौन सा अध्याय सबसे छोटा है, कौन सा बड़ा है, ये भी पूछ लिया जा सकता है कभी। तो सबसे छोटा जो अध्याय है इसमें वो 1 वाला है और जो बड़ा है वो 4 है। ठीक है, चौका 4। ठीक, अब ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया था? तो ये सबसे पहले तो ये राज्यसभा में पारित किया गया था, है ना। चीज़ें राज्यसभा में पहले पारित होती हैं 20 जुलाई को। ठीक, 20 जुलाई 2009 को ये राज्यसभा में पारित किया गया था, और लोकसभा में जो पारित किया गया था ये किया गया था 4 अगस्त 2009 को। ठीक है, और 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में, 4 अगस्त 2009 को ये लोकसभा में। ठीक, और फिर उसके बाद राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए इसमें, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे 26 अगस्त को। ठीक है, फिर इसके दूसरे दिन जो है अधिसूचना जारी कर दी गई थी, 27 जुलाई को अधिसूचना को जारी कर दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही और गलत के बारे में निर्णय लिया, है ना, सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में जो चिंतन प्रक्रिया है, जो दुविधा है ना, जो सही और गलत के बारे में, ध्यान रखना है, सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कना बोलते हैं। यहाँ तर्कना की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, सही और गलत में एक सही है एक गलत है ना। तो सही और गलत के बारे में निर्णय नहीं हो पा रहा है तो ये जो है नैतिक तर्कना है। ठीक है, और नैतिक दुविधा में होता है, दो बराबर की स्थिति होती है। ठीक है, यहाँ तो सही और गलत की है, लेकिन दुविधा में बराबर की स्थिति होती है, उसमें दुविधा होती है इसको। ठीक है, सिद्धांतों में या ये कह सकते हैं कि दो चिंतनों में या दो सिद्धांतों में जो है वो टकराव होता है, वहाँ दुविधा होती है। क्वेश्चन नंबर 12, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों के लिए अलग सा हो सकता है। ठीक,
तो ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रख लेना, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो है वो वर्ष 1994 में लागू किया गया था। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ठीक। तो ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, ठीक। 1994 याद रख लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, क्रियात्मक अनुसंधान में क्या क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जाता है? क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कर्म पर आधारित है, या क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ताकि उनका सांख्यिकी सत्यापन किया जा सके? डी है उपरोक्त सभी। क्या उपरोक्त सभी सही है? देख लो भाई, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जाता है, तो क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है भाई, है ना, ठीक। तो ये तो यही नहीं है पूछा था, तो ये क्रियात्मक अनुसंधान ऐसा नहीं है, तो ये नहीं है, तो उपरोक्त सभी भी सही नहीं है आंसर हमारा। तो क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कर्म पर आधारित होता है, बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों में सुधार हेतु संचालित किया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषा ही यही है भाई, ठीक। चलिए बी ऑप्शन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, मापन का कौन सा प्रकार है जिसमें व्यक्तियों और घटनाओं को किसी गुण या विशेषता के आधार पर नाम, शब्द, अंक या फिर संकेत द्वारा संकेत प्रदान किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15, मापन का कौन सा प्रकार है जिसमें व्यक्तियों और घटनाओं को किसी गुण या विशेषता के आधार पर नाम, शब्द, अंक या संकेत प्रदान किया जाता है? ये है मापन का जो सबसे निम्न स्तर होता है, ठीक। और ये है आपका नामित मापन। नामित मापन होता है ये सबसे निम्न स्तर का मापन है, ठीक। केवल नाम, शब्द, अंक या संकेत द्वारा प्रदान किए जाते हैं इसमें। अगर आपसे इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि निम्न स्तर कौन सा है मापन का, या सबसे श्रेष्ठ या उच्च स्तर कौन सा है, अगर उच्च स्तर की बात आएगी तो वो उच्च स्तर है इसमें आनुपातिक मापन, ये उच्च स्तर होता है, ठीक है। या ये हो सकता है कि इन स्तरों को व्यवस्थित क्रम में लगाइए, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें व्यवस्थित क्रम में लगाओगे तो सबसे नीचे यानी कि नामित मापन आएगा, उसके बाद फिर क्रमिक मापन, ठीक। फिर उसके बाद अंतरित, अंतर, ठीक, अंतर करना, अंतरिक, और फिर उसके बाद आता है उच्च स्तर वाला आनुपातिक। ये क्रम में लग गए, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक। तो ये मापन के ये जो है व्यवस्थित क्रम में है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सीखने के वक्र किससे संबंधित हैं? सीखने की प्रगति की सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने की गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, या सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं? तो सीखने के वक्र किससे संबंधित होते हैं ये आप जानते हैं, सीखने के वक्र में बहुत अच्छे से बताया हुआ हूँ, है ना। तो बहुत सी क्लासेज हैं भाई आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड पर, बहुत अच्छी क्लासेज हैं, बहुत सी क्लासेज हैं। तो आपने जो क्लासेज नहीं देखी या जो बहुत पहले देख भी ली हैं तो उनको रिवाइज भी कर लें। तो आप प्लेलिस्ट पर, चैनल की प्लेलिस्ट पर या फिर चैनल के पर जाइए, आप वीडियोज़ में देखिए, बहुत सारी वीडियोज़ हैं उनको भी देखिए वहाँ, ठीक। तो सीखने के वक्र किससे संबंधित? सीखने की प्रगति के सूचक हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, रोरसा का स्याही धब्बा परीक्षण निम्न में से किसका उदाहरण है? रोरसा का स्याही धब्बा परीक्षण, इसी को संस्कृति मुक्त परीक्षण भी इसको बोलते हैं, ठीक है। संस्कृति मुक्त परीक्षण भी इसी को बोलते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि संस्कृति मुक्त परीक्षण के प्रतिपादक कौन? हरमन रोरसा है, ठीक है, हरमन रोरसा। और एक प्रक्षेपी विधि है, प्रक्षेपण विधि। ये क्या है? एक प्रक्षेपण, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि है, ठीक है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कितने कार्डों की संख्या कितनी है, या कार्यों की संख्या कितनी है। कार्डों या कार्यों, कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 10 कार्ड इसमें प्रयुक्त किए गए हैं, ठीक है। व्यक्तित्व मापन है एक, किसकी मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है? रोरसा का स्याही धब्बा व्यक्तित्व मापन के लिए, ठीक है, ठीक, ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18,
निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो रोसा शाही धब्बा देखा हमने, ये प्रक्षेपी परीक्षण है, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा। TAT शब्द साहचर्य परीक्षण, शोलपीयप परीक्षण, ये जो शोलपीयप परीक्षण है ना, इसके जो प्रतिपादक हैं कैटल हैं, है ना, तो व्यक्तित्व मापन में ही प्रयोग किया जाता है। ये जो है ये प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, ये अप्रक्षेपी परीक्षण है। ठीक, शब्द साहचर्य TAT, CAT, TAT ये सब क्या है? प्रक्षेपी परीक्षण है। ठीक है, शब्द साहचर्य परीक्षण भी प्रक्षेपी है, लेकिन शोलपीयप परीक्षण ये कैटल वाला ये अप्रक्षेपी परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर 19, व्यक्तित्व उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति का वातावरण में समायोजित निर्धारित करते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? व्यक्तित्व उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति का वातावरण में समायोजित निर्धारित करते हैं। तो ये आलपोर्ट की है, इसको याद रख लेना। ठीक, 19D। ठीक, आलपोर्ट। ठीक, वातावरण में समायोजित निर्धारित करते हैं व्यक्तित्व, ये कहते हैं आलपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 20, माइनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची MMPI-2, ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका निर्माण किसने किया? बहुत अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, माइनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची का निर्माण किसने किया? बहुत अच्छा है। ठीक है, इसी को आप कहीं पर देखोगे इसको लिखा होगा मिनीसोटा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची, ऐसे इस नाम से भी जाना जाता है इसको, मिनीसोटा। ठीक, इसका जो प्रयोग होता है वो 16 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों की मानसिक असामान्यता ठीक, मानसिक असामान्यता को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। 16 वर्ष से जो अधिक आयु वर्ग वाले व्यक्ति होते हैं उनकी मानसिक असामान्यता को ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका निर्माण किया था हाथवे तथा मैकिनले ने। ठीक, हाथवे तथा मैकिनले, ये ऑप्शन ध्यान रख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि राधा उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? सीमा जो है वो जल्दी सीख लेती है, राधा उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है, तो ये क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता है, व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक, ये ऑप्शन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और व्यक्तिगत भिन्नता सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना चाहिए अध्यापक को, वो व्यक्तिगत भिन्नता पर ही ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार ही बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक, कोई बच्चा अगर जल्दी नहीं सीख पा रहा है तो उसको कैसे सिखाना है, तो इस पर अध्यापक को सर्वाधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। 22, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? देखो यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत होती है। बुद्धि का त्रिआयामी, कहीं पर देखोगे बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत या त्रितत्व सिद्धांत, अलग अलग हैं। ठीक, त्रितत्व सिद्धांत, ये त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिस्तरीय सिद्धांत, त्रिस्तरीय। ठीक है, इसे ये त्रितंत्र को त्रिचापीय भी बोलते हैं, चापीय। ठीक, तो ये अलग अलग हैं। आयाम ये है गिलफोर्ड। ठीक है, तीन आयाम, ये 1 आयाम, 2 आयाम, 3 आयाम, ये इस आयाम के बीच में गिल्लियाँ आएंगी। ठीक, गिल्लियाँ, आयाम, ये 3 आयाम, 1 2 3, इनके ऊपर ये 2 क्या आई? गिल्लियाँ। ठीक है, तो आयाम गिल्लियाँ यानी कि गिलफोर्ड, ध्यान रख लेना, इसे थोड़ा रिलेट कर लेना। त्रितंत्र को ही त्रिचापीय भी बोलते हैं, और ये दिया है स्टर्नबर्ग। ठीक, स्टर्नबर्ग ने दिया है त्रितंत्र स्टम्प, ऐसे याद रखना, तंत्र स्टम्प। ठीक, तंत्र स्टर्न, ये आ रहा है ना थोड़ा सा इसमें, इसका जो लिरिक है वो मैच कर रहा है। स्टर्न त्रितंत्र, स्टर्न त्रितंत्र, 2-4 बार बोलेंगे तो आपको ध्यान रहेगा हमेशा। ठीक, त्रिचापीय भी बोलते हैं इसको। ठीक, कैरोल जो हैं वो त्रिस्तरीय वाले हैं, त्रिस्तरीय कैरोल। ठीक है,
त्रिस्तर हैं, स्तर बताए हैं, त्रिस्तर, कैरोल, स्तर, कैरोल, रो आ रहा है ना, रो आ रहा है, रो भी यहाँ भी आ रहा है, ठीक, ऐसे याद रख लेना, कैरोल, स्तर बताए हैं किसने, स्तर, कै है ना, स्तर, ऐसे रिलेट कर लेना कैसे भी। और स्पीयरमैन जो हैं ये त्रितत्व, ठीक है, स्पीयरमैन त्रितत्व वाले हैं। स्पीयरमैन कौन है, त्रितत्व वाले, तीन तत्व, द्विकारक, त्रिकारक, है ना, ऐसे दिए थे ना, तत्व को हो या कारक को हो, तो स्पीयरमैन ये ऐसे ही आप नहीं भूल पाओगे, है ना। ठीक है, चलिए, तो 22 का ये ऑप्शन सही है। 23, जिस अधिकतम आयु वर्ष के प्रश्नों को बालक हल कर लेता है तो उसे क्या कहा जाता है, साइको वर्ष, टर्मिनल वर्ष, गरिमा वर्ष या बेसल वर्ष। मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है ना, पहले भी, अगर आपको ध्यान होगा तो इसका आंसर क्या है, टर्मिनल वर्ष। अधिकतम आयु वर्ष के प्रश्नों को बालक हल कर देता है तो उसे टर्मिनल वर्ष कहते हैं, ठीक है, ठीक। एक टर्मिनल को तैयार करने में बहुत समय लगता है, तो बहुत समय की वो अधिकतम आयु वर्ष के बच्चों को बालक हल कर लेता है, ठीक है। चलिए 24, किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करना क्या कहलाता है। इस पर भी मैंने बात की हुई है, प्रक्षेपण, दमन, प्रत्यावर्तन, तादात्म्यकरण क्या होते हैं करके, है ना। तो ये क्या है भाई, किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करना, ये तादात्म्यकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, तादात्म्यकरण, ठीक है। चलिए, तादात्म्यकरण, ठीक, दूसरों के गुण अवगुणों का अनुकरण कर रहा है, उसको अपने अंदर ला रहा है ना, समायोजित कर रहा है। 25, कटु अनुभूतियाँ, दुखद बातें तथा अतृप्त इच्छाओं को दबावपूर्वक भुला देना, भुला देना, जबरदस्ती भुला देना, ये क्या कहलाता है, ये उनका क्या कर देना है, दमन करना है ना। कटु अनुभूतियाँ, दुखद बातें और अतृप्त इच्छाओं को दबावपूर्वक भुला देना, ये दमन कर रहे हैं, ठीक। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रतिगमन होता है पीछे की ओर लौटना, है ना, पीछे की ओर लौटना, पूर्व में और लौट आना, ठीक। 26, मुँह में राम बगल में छुरी, लोकोक्ति में कौन सी मनोरचना है भाई। प्रतिक्रिया निर्माण है, मार्गांतरीकरण है, रूपांतरण है, शमन है, क्या है। मुँह में राम बगल में छुरी, यानी कि ये क्या हो रहा है, विपरीत निर्माण हो रहा है ना, प्रतिक्रिया निर्माण, इसको क्या बोल देंगे, प्रतिक्रिया निर्माण, या इसी का दूसरा नाम भी है विपरीतात्मक निर्माण, ठीक है। जो इच्छा है अपनी उसके विपरीत करके उसको, है ना, उसको समायोजित कर लेना, ये है विपरीतात्मक या प्रतिक्रिया निर्माण, इसको बोलते हैं। मुँह में राम बगल में छुरी, है ना, कुछ और ही विपरीत, है ना, ठीक। चलिए 27, योग निर्धारण विधि का प्रतिपादन किसने किया। आपने देखा होगा गटमैन वाला क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आया होता, ये था स्केलोग्राम करके, ठीक। स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक कौन है, ऐसे ही आप आ सकता है इस बार कि योग निर्धारण विधि का प्रतिपादन किसने किया, तो आप कहेंगे योग निर्धारण विधि का प्रतिपादन जो है वो लिकर्ट ने किया, ठीक है। और ये योग निर्धारण, स्केलोग्राम, ये क्या है, अभिवृत्ति मापन के है ना, अभिवृत्ति मापन के तरीके, ठीक, विधियाँ, ठीक। इसमें जो ये थर्स्टन है, थर्स्टन ने क्रमबद्ध अंतर्विधि दी थी, क्रमबद्ध अंतर्विधि, ठीक है। जो अभिवृत्ति मापन की जो विधि है उसमें क्रमबद्ध अंतर्विधि जो है वो थर्स्टन ने दी है, इसको भी याद रख लेना, ठीक है, ठीक। बोगार्ट्स, गटमैन बता ही दिया, है ना, और लिकर्ट, ठीक हो गया, ठीक। 28, निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। मौलिकता, प्रवाह होती है भाई, मितव्ययिता कहाँ है ना, धन, मितव्ययिता वाला, ठीक है। तो इसकी बात सृजनात्मकता में नहीं होती है, उपयोगिता होती है भाई, ठीक। तो सी ऑप्शन इसका क्या है, सही जवाब है, सी। चलिए 29, देखो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर आप लोग लाइक कीजिए, है ना, इससे मोटिवेशन मिलता है जल्दी वीडियो लाने के लिए और आप लोगों के लिए काम करने के लिए,
ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए। ठीक, आप लोगों को बहुत यहाँ पर मदद मिलने वाली है। ठीक, RT 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? जनगणना में लगाते हैं भाई, आपदा राहत कार्य में, चुनाव संबंधी कार्य में, पल्स पोलियो कार्यक्रम जो है ना, इसमें जो है RT 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को कार्य के लिए नहीं लगाया जाता, ये पल्स पोलियो कार्य के लिए। ठीक, जनगणना, आपदा, चुनाव संबंधी, इसमें तो आप देखते ही होंगे टीचरों की जो है ड्यूटी लगी होती है। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है, ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथियों कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, है ना। आगे और बेहतर आप लोगों के लिए क्लासेज आती रहेंगी। मॉक टेस्ट बहुत बेहतरीन ये मॉक टेस्ट था, मैंने बहुत अच्छी इसमें कोशिश की थी और बहुत इसमें मेहनत लगी क्वेश्चन बनाने में, है ना। और मैंने कोशिश भी की, जहाँ पर आप लोगों को समझाने की जहाँ पर आवश्यकता महसूस हुई वहाँ पर मैंने कोशिश भी किया, लेकिन कहीं कहीं पर मिस हो जाता है ना, क्योंकि एक लिमिटेड समय में 30 क्वेश्चन हमको सॉल्व करने होते हैं, तो थोड़ा टाइम का भी ध्यान रखना होता है, इस कारण जल्दी जल्दी सॉल्व करने होते हैं ना। तो एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। ठीक है, तो ये सीखने का आकलन है, सीखने के लिए आकलन है, या फिर सीखने के समय आकलन है, या सीखने के रूप में आकलन है। तो इनके बारे में भी बहुत अच्छे से मैंने बात की हुई है। ठीक, तो पहले क्या करता है एक शिक्षक, कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। तो ये क्या है भाई, ये है सीखने के लिए आकलन। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें उस योजना से उनसे सीखना है और ताकि बच्चों को उसको जो बच्चों की आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो पाए। तो ये बी ऑप्शन सही है, सीखने के लिए आकलन। ठीक है, लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में कक्षा में मिलते हैं आप लोगों से। तब तक आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। आप लोगों को शुभकामनाएं हैं कि जल्दी LT भर्ती जो है वो निकलने ही वाली है। जहाँ तक सूचनाएं मिली हैं कि ये वैकेंसीज जो हैं वो आचार संहिता से पहले पहले निकल जाएंगी और समय पर एग्जाम भी होगा और जल्दी ही आप देख ही रहे होंगे UP SSC के रिजल्ट आजकल बहुत जल्दी ही निकल रहे हैं। तो बहुत कम समय है आप लोगों के पास, आप इस कम समय में बहुत अच्छी तैयारी कीजिए और जल्दी ही आप लोग जो हैं विद्यालयों में देखने को मिलेंगे फिर। ठीक, तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।